हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम। और आज जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं वो यूनिट 7 है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। उसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे कल वो था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसकी हमने डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या की स्टेप्स हैं जो हम ईआईए प्रोसेस में यूज़ करते हैं। जब हम ईआईए प्रोसेस कर रहे हैं कौन सी स्टेप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि ईआईए की एक रिपोर्ट बन सके। हम जो सबसे पहला जो स्टेप देखेंगे वो है प्रोजेक्ट डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि पहले जो है प्रोजेक्ट उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट जो होता है कितना फिजिबल स्टडीज़ इसके अंडर पड़ी जाती हैं, डिफ़ाइन किया जाता है इस स्टडी की यूज़फुलनेस क्या है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि कैसा है क्या है तो उसका यूज़फुलनेस क्या है, उसमें काफ़ी अल्टरनेटिव्स हम डिस्कस करते हैं। अगर हम आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें अल्टरनेटिव्स डिफ़ाइन करना और एक टाइप का फाइल करना एक नोटिस, वो इंटेंशन से कि हमें ईआईए जो है वो क्लियरेंस चाहिए। कोई भी अगर प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए हमें ईआईए की क्लियरेंस चाहिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि हमें ये एक क्लियरेंस मिल रही है कि ये प्रोजेक्ट हम सेटअप कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन में हम ये भी स्टडी करते हैं क्या इस प्रोजेक्ट को ईआईए की क्लियरेंस मिली है, वो हमें स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इंटर एजेंसीज, पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती है कि प्रोजेक्ट जो है उसका क्या मतलब है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है। फिर बाकी सारी प्रोसेसेस जो स्टेप्स हैं वो आगे फॉलो किया जाएगा। पहले उसको डिफ़ाइन किया जाएगा कि प्रोसेस है क्या। सबसे पहले तो हमने पहला जो था प्रोजेक्ट डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन वो किया। अब उसके बाद असली जो स्टेप्स हैं वो आते हैं। एआई जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्टेप्स जो नीचे मेंशन हैं। एआई एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसका मतलब इंटरेक्शन होता है इन्हीं सारे स्टेप्स के साथ। तो जो पहला है वो है स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट का प्लान जो है यहाँ पे स्क्रीन किया जाता है, उसको देखा जाता है। कितना इन्वेस्टमेंट है, किस लोकेशन पे है, कौन सा टाइप का डेवलपमेंट होगा इस प्रोजेक्ट से, और इसको किसकी क्लियरेंस चाहिए वो भी देखा जाता है। इसमें अगर देखेंगे हम इस स्टेज में ईआई एजेंसी जो है वो डिटरमाइन करती है कि प्रोजेक्ट जो है वो जैसे प्लान किया गया था क्या उसी तरीके से ये प्रोसीड होगा या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और इट शुड बी मॉडिफाइड पार्शली या कम्प्लीटली। हम इसमें यही देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो है जैसे ये प्लान किया था क्या ये इसी तरीके से चलने लायक है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अब वो पार्शियल मॉडिफिकेशन है या कंप्लीट मॉडिफिकेशन वो देखा जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे ईआई एजेंसीज जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की एजेंसीज के साथ लोकल, पब्लिक पार्टिसिपेंट्स, कम्युनिटी, इन सब के साथ जो है वो एक तरफ से कंसल्टेशन करती है ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि रिक्वायरमेंट क्या है, फर्दर स्टडी अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड करनी है तो किस तरीके से करनी है, वो इन सारी एजेंसी से बात करके होती है। अब है इसके बाद जो है वो है स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब कि हम प्रोजेक्ट को जब पढ़ते हैं तो हम इसको जब स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे कल्चर पे, जो भी लोकल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या जोन ऑफ इम्पैक्ट है, और आगे जाके इसके मिटिगेशन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर इम्पैक्ट है तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये नीड फॉर मॉनिटरिंग, ये चीज़ें देखने का इसी स्कोपिंग में हम देखते हैं। मतलब ये एक तरफ से देखा जाए ये अर्ली प्लानिंग स्टेज है। ठीक है, ये पहले किया जाएगा ताकि हम डिटेल्ड प्लान तरीके से इसको पढ़े इस प्रोजेक्ट को, ताकि प्रोजेक्ट के जो भी मेजर कंसर्न्स हैं और कुछ की इम्पैक्ट्स हैं उसको हम समझें और फिर डिसाइड कर सके जो भी असेसमेंट मेथड्स हैं, मॉडल्स जो यूज़ हो सकते हैं
और भी मिटिगेशन मेजर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो हम स्कोपिंग में करते हैं। इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा। बेसलाइन डाटा जो है, इसमें क्या किया जाता है, इस स्टेप में एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाता है। जहाँ ये प्रोजेक्ट सेटअप होना है वहाँ के एनवायरमेंटल का स्टेटस देखा जाता है, वहाँ की एरिया को स्टडी किया जाता है। ठीक है, यहाँ एनालाइज किया जाता है प्रोजेक्ट जो है क्या है, उसकी प्लानिंग। ठीक है, वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग को। और यहाँ इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा रोल यही है कि यहाँ पे प्राइमरी मॉनिटरिंग होती है एनवायरनमेंट की। जिधर पे ये प्रोजेक्ट जो है बन रहा होता है, उस प्रोजेक्ट एरिया का जो एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर किया जाता है, प्राइमरी मॉनिटरिंग होती है। और फिर वहाँ से डाटा कलेक्ट करके डाटा रखा जाता है ताकि फर्दर स्टडी हो सके और फर्दर इस प्रोजेक्ट की क्लियरेंस में हेल्पफुल हो। अगर ये अच्छा प्रोजेक्ट है एनवायरनमेंट के लिए तो क्लियर हो जाएगा, नहीं है तो ये उधरी रह जाएगा, जब तक इसमें ऐसे कुछ मेजर्स ना हो जो एनवायरनमेंट को आगे कोई नुकसान ना पहुंचाए, ताकि और उसके जो नुकसान होंगे भी प्रोजेक्ट के वो मिटिगेट हो सकेंगे, वो कम हो सकेंगे, रिड्यूस हो सकेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन या हम असेसमेंट बोल सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक तरफ से देखा जाए ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये EIA प्रोसेस का, और इसको हम टेक्निकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ये अचीव होता है जब हम सूटेबल मॉडल्स एम्प्लॉय कर सकते हैं अपनी स्टडी में, और केयरफुल इवैल्यूएशन करें हर एक इनपुट और आउटपुट जो भी एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट के ऊपर पड़ा है उसको मॉनिटर करें। इसमें देखा जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, कौन से इम्पैक्ट जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, और कुछ जो हैं जो इरिवर्सेबल हैं वो कौन से हैं, टेम्परेरी इम्पैक्ट्स कौन से हैं, परमानेंट इम्पैक्ट्स कौन से हैं। इन सब को प्रिडिक्ट किया जाता है इस इम्पैक्ट प्रिडिक्शन में। एक तरफ से प्रिडिक्ट करना ही है। ठीक है, उसके हिसाब से ही हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से असेस कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। ये कौन करता है, ये एक असेसमेंट एजेंसी करती है। ठीक है, वो सारे इम्पैक्ट्स को अच्छे से समझती है, अच्छे से एनालाइज करती है, अच्छे से प्रिडिक्ट करती है, और फिर अपनी रिपोर्ट बनाती है। और EIA की रिपोर्ट बनने में वो इम्पैक्ट जो है प्रिडिक्शन वो मदद देते हैं, तभी जाके आगे जो ये प्रोजेक्ट है वो रन कर पाएगा। अगर बहुत इम्पैक्ट्स होंगे और वो ठीक नहीं हो सकते हैं तो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस, EIA क्लियरेंस नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसके बाद आता है मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट। EIA रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है, उसमें इंक्लूड किया जाता है एक्शंस और क्या स्टेप्स हैं ताकि प्रिवेंट कर सके, मिनिमाइज़ कर सके। ठीक है, जो भी इम्पैक्ट्स किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट या सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या इकोनॉमी या कल्चर के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उधर के एरिया को, तो उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सके। अगर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सके, और बाय पासिंग द इम्पैक्ट्स और एल्स द लेवल ऑफ कंपनसेशन, किस तरीके से अगर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम किस तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं उन इम्पैक्ट्स के बदले, किस तरीके से एनवायरनमेंट डैमेज को रोक सकते हैं, या लॉस जो हो रहा है वो कैसे रोक सकते हैं, कौन से मिटिगेशन मेजर्स, कौन से वो स्टेप्स या एक्शंस उठाए गए हैं ताकि ये चीज़ें जो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, वो इस मिटिगेशन मेजर्स में वो स्टेप्स और एक्शंस बताएंगे। और EIA रिपोर्ट बनेगी, वो EIA रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होगी। वो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है EIA में, मतलब उसका सर्कुलेशन, उसका पब्लिकेशन जो है EIA रिपोर्ट की, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके लिए पब्लिक कमेंट्स इस रिपोर्ट में डाल दिए जाते हैं कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, क्या उन्हें फ़ायदा हो रहा है या उनके ऊपर कुछ नुकसान है, उनके कल्चर, सोशल जो भी है उनके ऊपर कुछ गलत नुकसान तो नहीं पहुंचा जाता है, तो वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, वो कमेंट्स उस रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है
जो डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। जब हम स्क्रीनिंग करते हैं इस प्रोजेक्ट की तब भी वो मदद देता है, जब स्कोपिंग होती है प्रोजेक्ट की तब भी वो मदद देता है। जब हम ये देखते हैं क्या हमें ये प्लान आगे मॉडिफाई करना है या इसको कम्प्लीटली चेंज करना है या रन करना है, तो पब्लिक कमेंट्स जो ईआई रिपोर्ट में होते हैं वो उससे हमें मदद मिलते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं ज़रूरत है। अगर कुछ गलत हमें कमेंट्स मिले होंगे तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट बनाते टाइम बहुत सारी एजेंसीज़ और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अप्रोच किया जाता है जो इस प्रोजेक्ट के साथ कंसर्न होते हैं या उस प्रोजेक्ट एरिया के साथ होते हैं। उनको हम उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाते हैं ईआई रिपोर्ट, उस टाइम उनकी कंसल्टेशन ली जाती है ताकि ईआई रिपोर्ट आगे पब्लिश हो सके। इसके बाद आएगा पब्लिक हियरिंग। जब एक बार ईआई रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है, फिर वहाँ पे जो पब्लिक है और जो एनवायरनमेंट के भी जो ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ जो इस प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि ये हमने रिपोर्ट बनाई है, आप देख लीजिए कैसी है। उनके हिसाब से जो उन्होंने कमेंट्स दिए थे पहले, अगर उसमें कुछ उन्होंने गलत कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स दिए होते हैं, अगर ईआई रिपोर्ट ने उस कमेंट्स को कंसिडर नहीं किया तो वो जो पब्लिक हियरिंग जो हो रही होती है, अगर उसमें जो एनजीओज़ होते हैं नहीं किया होता है उन्होंने फॉलो, तो फिर वो एनजीओज़ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसीलिए ईआई रिपोर्ट जब बनती है उसको पब्लिक के बीच में और वहाँ उन लोगों के बीच में रखा जाता है जो लोग इस प्रोजेक्ट के साथ क्लोजली कंसर्न हैं, उनके बीच में रखा जाता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है और फिर से कंसल्टेशन लिया जाता है कि अब ये ठीक है क्या। क्योंकि कुछ जो उन्होंने पहले ऑब्जेक्शंस उठाई थी, अगर वो एकदम से उनको कंसिडर किया है और प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशंस की हैं तो आगे जाके प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ वो वहाँ से फिर रुक जाएगा, क्योंकि लोगों की जो क्वायरीज़ थी, वरीज़ थी, वो अगर कंसिडर ही नहीं किया तो प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, वो है डिसीजन मेकिंग। जो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है, जो इम्पैक्ट को असेस करती है, वो एक्सपर्ट्स के साथ मिलके कंसल्ट करती है। प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज होता है, उस प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज है उसके साथ मिलके जो है और भी बहुत जो कंसल्ट करती है बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, ताकि फाइनल डिसीजन ले सके कि अब क्या करना है। हर चीज़ हो गई, इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, ईआई रिपोर्ट बन गई, हर एक के साथ कंसल्टेशन, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन लेके एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। दिमाग में ये रख के कि ईआई रिपोर्ट जो है और ईएमपी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान, वो सारा क्या है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को मैनेज करे इस प्रोजेक्ट के साथ साथ। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्ट किस तरीके से हम मैनेज करें, ये सारी रिपोर्ट बना के हर एक के साथ कंसल्टेशन करके लास्ट स्टेप जो है अगर देखा जाए डिसीजन लिया जाता है कि अब क्या करना है, क्या प्रोजेक्ट को आगे रन करना है या अभी होल्ड पे रखना है। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट्स के साथ मिलके की जाती है। इसके बाद आएगा मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। जो भी एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जिसमें एनवायरमेंट को देखा जाएगा, इस प्रोजेक्ट को देखा जाएगा कि इसका क्या एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है। अच्छा इम्पैक्ट है तो वेरी गुड, गलत इम्पैक्ट है तो क्या मेजर्स लिए गए होंगे जब आइडेंटिफाई किया गया होगा इम्पैक्ट्स को, जब इम्पैक्ट्स को देखा गया होगा कि अच्छे हैं बुरे हैं, जब वो किया गया होगा फिर क्या मेजर्स, मिटिगेशन मेजर्स लिए गए होंगे, वो सबको मॉनिटर किया जाता है। क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो भी मिटिगेशन मेजर्स हैं वो अच्छे से हो रहे हैं, ये सब आता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान में। तो ये सारे फेजेस जो हैं प्रोजेक्ट के, इनको मॉनिटर किया जाता है अच्छे से ताकि ये प्रोजेक्ट आगे लॉन्ग रन में कोई गलत इम्पैक्ट ना दे। ठीक है, ये क्योंकि जो भी हमने इस प्रोजेक्ट में अगर गलत इम्पैक्ट्स हमें मिले थे
तो उसके लिए हमने कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढे थे कि ये ठीक हो जाए, रिड्यूस करवाए जो भी इम्पैक्ट्स थे उनको रिडक्शन के लिए कुछ हमने अलग से कुछ चीज़ें यूज़ की, कुछ चीज़ें कम कर दी इस प्रोजेक्ट में। अगर कहीं पोल्यूशन हो रहा है प्रोजेक्ट की वजह से तो पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें हमने जब इसमें देखी, यूज़ की। ये सारी चीज़ें मॉनिटर भी करनी है, क्या ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो भी पा रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट प्लान जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। एक और चीज़ देखा जाता है ईआई रिपोर्ट में कि असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो भी अल्टरनेटिव हमने यूज़ किए होते हैं, जब हमें कोई प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट्स पता लगते हैं कि इसका इम्पैक्ट है ये है, इसीलिए आप इसकी वजह कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से ये हो रहा है तो हम उसके बदले कुछ और अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं ताकि नुकसान ना हो। ठीक है, तो इन अल्टरनेटिव्स को असेस किया जाता है अच्छे से, और मिटिगेशन मेजर्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन सब को अच्छे से असेस किया जाता है। हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमें देखना है कि हो सकता है ये ठीक भी होंगे, मगर हमें अपना एक बी प्लान यूज़ करना होता है, एक पीछे से एक प्लान भी होना चाहिए। अगर ये नहीं वर्क करा फिर हम एक और अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं ताकि प्लान आगे जाके प्रोजेक्ट जो है वर्क करे। ठीक है, तो वो सब आइडेंटिफाई करके रखा जाता है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। दो चीज़ें, जैसे हमने हमारे पास दो कुछ भी इक्विपमेंट्स हैं, हमारे एक इक्विपमेंट जो है वो हमें पता है अच्छा है, मगर कुछ गड़बड़ है हो सकती है उससे, तो हम दूसरा इक्विपमेंट भी साथ में रखेंगे। एक ये चीज़ें आइडेंटिफाई पहले से की जाती हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव्स जो हैं उसमें बोथ प्रोजेक्ट लोकेशन और प्रोसेस की क्या टेक्नोलॉजी है, ये सब कंसिडर होके ही ये आगे कर सकते हैं। जब एक बार अल्टरनेटिव्स को रिव्यू किया जाता है, मिटिगेशन प्लान जो है उसी हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इसी के हिसाब से फिर रिस्क असेसमेंट भी किया जाता है कि क्या रिस्क है। ईआई प्रोसीजर करते टाइम कुछ रिस्क भी होते हैं, उन रिस्कों को भी असेस किया जाता है। कैसे हम समझेंगे क्या होगा, उस प्रोजेक्ट जब बनता है तब आगे जाके इसका कुछ रिस्क भी आ सकता है, मॉनेटरी लॉस हो सकता है जो बना रहा है, वो सारा असेस किया जाता है। हर चीज़ को अच्छे से समझा जाता है, फिर जाके कोई प्रोजेक्ट को आगे रन किया जाता है। इस चार्ट में आप देखेंगे पहले स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, एनवायरनमेंट बेसलाइन, उसमें कलेक्शन किया जाता है डाटा का, ये 3 किया जाएगा। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस, मिटिगेशन मेजर्स, ये 3 इकट्ठे किए जाएंगे बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे एनवायरनमेंट का स्टेटमेंट क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिव्यू देखे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग की जाएगी। फिर ये तीनों का एक साथ लिंक है। उसके बाद मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग कि ये ठीक है कि नहीं है। कंसल्टेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ ली जाएगी, फर्स्ट 4 स्टेजेस में, और यहाँ के एनवायरमेंटल स्टेटमेंट, रिव्यू, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे भी देखा जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको थोड़ा बहुत ये क्लियर हो जाता है। कुछ स्टेक होल्डर्स हम पढ़ेंगे जो ईआई प्रोसेस में होते हैं। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है उसको प्रपोज़ करना, किसने सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रपोज़ किया, वो एक स्टेक होल्डर है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, दूसरा एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हु प्रिपेयर ईआई, वो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपना पढ़ाई करते हैं, जिनको बहुत कुछ पता होता है किसी भी प्रोजेक्ट का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर, उनको कंसल्टेशन किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, तो तब जब वो बना सकते हैं ईआई रिपोर्ट। ठीक है, तीसरा होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो जो स्टेट और नेशनल लेवल पे होती है, वो भी अपने एक स्टेक होल्डर हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट देते हैं कि प्रोजेक्ट का क्या प्लानिंग है, क्या वो पोल्यूशन तो नहीं क्रिएट करती है, वो भी अपनी एनओसी देगी तभी जाके आगे प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, कर सकेगा रन। उसके बाद जो वहाँ के लोग होते हैं उस एरिया के, तो लोगों के पास एक राइट होता है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपना ओपिनियन, कि
वो इस प्रोजेक्ट से खुश हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है इस प्रोजेक्ट से लेकर। तो वो भी एक स्टेक होल्डर बनते हैं, ठीक है। और है इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। जो भी इम्पैक्ट्स इस प्रोजेक्ट की वजह से होगा, वो एक एजेंसी होती है, वो चीज़ें वो पढ़ती है, समझती है, आगे जाके अपनी रिपोर्ट देती है। रीजनल सेंटर ऑफ द MOEFCC, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनका अपना एक सेंटर होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये एक मिनिस्ट्री है सेंटर लेवल पे। तो ये भी अपना एक रिपोर्ट देती है कि क्या है इसका एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट। तो ये सारे जो होते हैं, चाहे इसमें NGO है, चाहे इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे इसमें पब्लिक है, हर कोई स्टेक होल्डर होता है EIA प्रोसेस में। कोई भी ऑब्जेक्शन उठाएगा तो जो प्रोजेक्ट है, अगर वो ऑनेस्टली प्रोजेक्ट की रिपोर्ट चाहता है EIA रिपोर्ट, तो वो रन नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऑनेस्टली ऑब्जेक्शन उठाता है कि इससे ये होगा, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अब जो EIA रिपोर्ट है, EIA प्रोसेस जो है, इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके काफ़ी इन्वामेंटल इम्पैक्ट है। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करती है कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स जो बहुत सीरियस होते हैं, और अगर किसी भी प्रोजेक्ट में वो हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट को आगे रन नहीं किया जाता है। मगर कुछ इम्पैक्ट्स ऐसे भी हैं जो शेड्यूल 1 जो लिस्ट बनी होती है, जिसमें इम्पैक्ट्स को बता दिया गया होता है कि ये इम्पैक्ट्स अगर किसी प्रोजेक्ट में हैं तो वो चलने वाला नहीं है। पर कुछ इम्पैक्ट्स को उसमें रखा ही नहीं जाता है, तो फिर वो इम्पैक्ट अगर हैं किसी प्रोजेक्ट के, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो फिर भी चलता जाएगा। तो असल में तो ये एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि इसके इम्पैक्ट तो हैं, मगर शेड्यूल 1 में वो लिस्ट में है ही नहीं, वो इम्पैक्ट रखे ही नहीं है उसमें। तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दूसरा है कि जो एक्सपर्ट्स बना दिए गए होते हैं, कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज़ एंड स्टैंडर्ड्स, जो इस EIA रिपोर्ट को बनाने के लिए जो एक्सपर्ट्स रखे गए होते हैं, वो इतना मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, एक्सपर्टाइज नहीं होता है इस फील्ड में। जैसे कि एनवायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट्स, वो इतने एक्सपर्ट ही नहीं होते हैं। तो जब एक्सपर्ट ही नहीं है तो वो कैसे रिपोर्ट बनाएंगे? वो ऐसे ही कोई भी उठ के नहीं, बट टू सम एक्सटेंट अगर देखा जाए, उनके पास उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट मतलब नहीं है वो अपने फील्ड में, ताकि वो इस प्रोजेक्ट का कितना ज़्यादा डीप हो सकता है इम्पैक्ट, वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक शॉर्ट कम है उसका। थर्ड वन इज़ पब्लिक हियरिंग। पब्लिक कमेंट्स जो हैं, कभी कभी क्या होते हैं, अर्ली स्टेज में कंसिडर करने चाहिए थे पर किए ही नहीं जाते हैं, तो लेटर स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि फिर लास्ट में पूरा रिपोर्ट, पूरा प्रोजेक्ट फाइनल होता है, लास्ट में पब्लिक हियरिंग दी जाती है। फ़ायदा क्या उसका? वो सारा तो प्रोसेस एक तरफ से वेस्ट हो गया। इतना सारा प्रोसेस करने का क्या मतलब है? पहले ही ले लो पब्लिक कमेंट, पब्लिक की क्या राय है इस प्रोजेक्ट को लेके, वो पहले ही लेनी चाहिए, वो ली नहीं जाती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं उसका काफ़ी इन्वामेंटल और सोशल इम्पैक्ट होता है, मगर उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। जो अगर देखा जाए, पब्लिक हियरिंग की प्रोसेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, मगर उनकी जो वो जो भी हियरिंग होती है वो एक खाना पूर्ति होती है, सिर्फ ऐसे नाम के लिए, हाँ जी हमने पब्लिक का कमेंट ले लिया, तो बट उसको उस रिपोर्ट में इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। जो उनको ठीक वाले कमेंट लगते हैं सिर्फ वही करते हैं, ऑब्जेक्शंस वो इस रिपोर्ट में डालते ही नहीं हैं। जब ऑब्जेक्शंस रिपोर्ट में डाले नहीं, रिपोर्ट आगे जाके तो क्लियर ही हो जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है उसमें, क्योंकि उन्होंने पीछे से ही ऑब्जेक्शन उसमें डाली ही नहीं है। डाटा कलेक्टर्स जो होते हैं वो कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं इंडिजिनस लोकल पीपल को, जो जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट बन रहा होता है उनको वो उतना ध्यान ही नहीं देते हैं, उतना रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं, ऐसे ही समझते हैं ये तो ऐरे गहरे हैं कुछ भी। तो उनको जब वो रेस्पेक्ट नहीं देंगे उनकी सोच को, उनके व्यू पॉइंट को, तो प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें लैकिंग हो जाएगी, तो प्रोजेक्ट आगे जाके रन नहीं अच्छे से कर पाएगा। या तो ब्राइब करते हैं, प्रोजेक्ट जिसका भी होता है ओनर का, वो ब्राइब करता है, वो हायर अथॉरिटीज़ को ब्राइब करता है, कभी कभी पब्लिक को भी ब्राइब करता है। तो जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन आना चाहिए प्रोजेक्ट को लेके, वो आ नहीं पाता है।
तो कल को जाके जब ये प्रोजेक्ट बनता है, सेटअप हो जाता है पूरा, फिर इसके लॉन्ग टर्म पे जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी। बाद में कुछ करा नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले ही जब पब्लिक ओपिनियन लिया ही नहीं, लास्ट में लेने का क्या फ़ायदा है। एक और है क्वालिटी ऑफ ईआई, जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ ईआई जो है सबसे बिगेस्ट कंसर्न जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रोसेस का, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस रिपोर्ट भी मिलनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को, तब जाके वो प्रोजेक्ट बन सकता है। तो सबसे बिगेस्ट कंसर्न यही है कि क्वालिटी जो होती है ईआई रिपोर्ट की वो अच्छी नहीं होती है। ईआई रिपोर्ट जो है वो ऐसे ही बना दी गई होती है, अच्छे से हर एक के व्यू पॉइंट लिए नहीं गए होते हैं, तब जाके आगे प्रोजेक्ट तो हार्मफुल होता है। क्वालिटी जो होती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली नहीं जाती है, अदरवाइज़ हर एक प्रोजेक्ट का तो एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट होता है। बट एनवायरमेंट की क्लियरेंस अगर उसको ऐसे ही मिल गई ब्राइब करके, तो वो तो अच्छी मतलब एनवायरमेंटल रिपोर्ट तो हुई ही नहीं वो। वैसे इस वजह से इस ईआई की रिपोर्ट में ना बहुत ही ज़्यादा जोल होता है, सही नहीं होती है, तो ये भी एक शॉर्ट कम है। और होता है लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। बहुत सारी केसेस में देखा गया कि ईआई रिपोर्ट ही फ्रॉड है, उसमें इतना ज़्यादा एरर्स भी होते हैं, इतने सारे फैक्ट्स उसमें टोटली एक प्लेस का फैक्ट है दूसरी प्लेस के ऊपर चिपका दिया जाता है। प्रोजेक्ट दो अलग अलग जगह के हैं, हर एक जगह की अपनी अपनी कंडीशन है, अपने अपना लोकल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे अगर वो प्रोजेक्ट रन कर गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह भी वही प्रोजेक्ट वैसे ही रन करेगा, नहीं कर सकता, हर एक की एक अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ पे एरर्स आ जाते हैं। यहाँ पे अगर कंपेयर करने लगे दो प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को दो अलग अलग जगहों पे सोचे कि यहाँ तो रन कर गया वहाँ भी करेगा, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ये रिपोर्ट लॉस करती है। इसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स होते ही नहीं इतने कि वो इस प्रोजेक्ट को इतना सीरियसली बना सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस कर देता है। और अगर हम देखें बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो बनाते हैं, उसमें एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान जब बनता है ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है ये सिक्योरिटी के हिसाब से बना दिया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, तो कंट्री हमेशा अपने न्यूक्लियर वेपन को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखती है वो चीज़ें। जब चीज़ें पब्लिक में नहीं आएंगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स पब्लिक में नहीं आएंगे, तो पब्लिक रिपोर्ट कैसे देगी, अपनी कमेंट्स कैसे देगी। तो ये एक और इसमें लैक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डिटेल ही प्रोवाइड नहीं की जाती है कि इसका इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मिटिगेशन मेजर्स का किस तरीके से, वो प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है। तो जब प्रोवाइड ही नहीं किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना। कुछ इमरजेंसी में जो कुछ मेजर्स लेने हैं, प्लान्स बनाने हैं, वो इतने इनसफिशिएंट होते हैं, उनकी पूरी सफिशिएंट लेवल पे उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता है, इन्फॉर्मेशन आगे सर्कुलेट नहीं होती है कम्युनिटीज़ में, तो ना कम्युनिटीज़ समझ पाती हैं और ना आगे जाके वो प्रोजेक्ट रन हो पाता है। इस वजह से जो ये प्रोजेक्ट हैं ये सही वाला ईआई रिपोर्ट के थ्रू नहीं बन पाते, कुछ शॉर्टकमिंग्स होते हैं। बट जिसकी अच्छी ईआई रिपोर्ट बन गई हो वो प्रोजेक्ट भी आगे जाके इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से रन करता है, ना एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना उधर के लोकल एनवायरनमेंट के ऊपर, तो उसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो। वहाँ पे बोला जाता है एनवायरनमेंट को पूरा ध्यान में रख के इस प्रोजेक्ट को बना दिया गया है, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। तो इनका लिंक है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को बचाने का, इसमें जो लिंक बनता है वो ईआई रिपोर्ट ही बनती है। अगर वो पूरी क्लियर होगी तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गारंटी है कि वो होगा, ठीक है।